देखो बेटा, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका देखो आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा ना वो किसका रहेगा, पैसेज का रहेगा। अब पैसेज का रहेगा तो पैसेज में कितने क्वेश्चन रहेंगे हमारे, जो 6 क्वेश्चन तो रहेंगे किस लाइन टू लाइन वाले, और जो 3 क्वेश्चन रहेंगे किससे रिलेटेड रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़िए अपने पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ना, और जैसे उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आप तो अधिकतर जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अधिकतर ऊपर वाली जो 2 या 3 लाइन है ना उसी में रहेगा। अधिकतर जो ऊपर वाली 3 लाइन पैसेज की 2 या 3 लाइन है ना अधिकतर उसमें रहेगा ये। तो आपको इस टाइप से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, लाइन टू लाइन वाले 6 क्वेश्चन करने हैं। अब जो लाइन टू लाइन वाले क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो सकते हैं, या तो रहेंगे किससे रिलेटेड, उनसे रिलेटेड, या किससे रिलेटेड रहेंगे वो उनसे रिलेटेड, या किससे रिलेटेड रहेंगे विच से रिलेटेड, या और से रिलेटेड, हाउ से रिलेटेड, या हाउ मेनी से रिलेटेड। इस प्रकार कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे। इनके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और जो 9 रहेंगे ना वो किससे रिलेटेड रहेंगे, या तो रहेंगे आपके सिमिलर वर्ड, अधिकतर सिमिलर वर्ड ही होंगे 99%। अब ये आराम से 6 क्वेश्चन तो क्या कर लेते हो आप, आराम से कर लेते हो, कोई दिक्कत ही नहीं रहती, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, इन 3 क्वेश्चनों में आती है। कैसे आई को प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चों को बात सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि बच्चों की वोकेब कमजोर रहती है। अब बच्चे की वोकेब कमजोर रहेगी तो ये 3 क्वेश्चन करने में बड़ी क्या रहती है, बड़ी समस्या रहती है उनके सामने। तो बाई चांस से तीनों का आंसर आ जाए तो ठीक है, अन्यथा आपको क्या करना है कि जो भी हमने जब पैसेज पढ़ा तो उसमें जो हार्ड वर्ड है सबसे, जिनको हमें उनका मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, उनको क्या करते रहना, हल्का सा अंडरलाइन, हल्के पेन से अंडरलाइन करते रहना। ऐसा नहीं भाई मान लो आप डार्क करोगे तो आपको जो सुपरवाइजर वो डांट देंगे आपको कि भाई आप ये डार्क मत किया करो, आप है ना, अलाउ नहीं है वैसे। तो हल्के पेन से क्या करोगे आप, हल्के पेन से या पेंसिल से क्या करोगे, इंडिकेट कर देना, आप समझ जाओगे। बाई चांस उनके नहीं आते हैं आपको तीनों के आंसर, तो उनमें से जो हार्ड वर्ड है, जो जिनके स्पेलिंग्स लॉन्ग है, वही क्या करना, इन तीनों में क्या करना, एडजस्ट करना। बाई चांस आपको लास्ट ऑप्शन रहेगा इनमें, जब आपको नहीं आते हैं तब की बात बता रहा हूँ। यदि इनके आंसर आता है तीनों के तो ठीक है, अन्यथा लास्ट में भाई हमारी तो ये छूटने वाले हैं, आने वाले कुछ भी नहीं है, इनमें तो हमें कैसे भी क्या करना है, सेट करना है इनको। तो जो हार्ड वर्ड्स है जिनकी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है तो वही क्या करना है, इनमें एडजस्ट करना है। बात समझ में, ये आपका क्या रहेगा, पहला पैसेज रहेगा, ठीक है। अब दूसरा पैसेज भी क्या रहेगा, इसी टाइप से रहेगा ना, दूसरा पैसेज भी देखो कैसे रहेगा। दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा हमारा, वही क्या रहेगा हमारा, पैसेज रहेगा। क्या रहेगा, दूसरा भी क्या रहेगा हमारा, पैसेज रहेगा। उसी टाइप से आपको भी क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी रहेगा। और पैसेज सबसे बड़ी इजी बात यह है कि पैसेज किसी न किसी से रिलेटेड रहेगा। डेली लाइफ कोई भी क्या हो सकती है, पैसेज की स्टोरी हो सकती है, या इससे रिलेटेड किसी के बारे में क्या हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। ये वो कोई भी पैसेज या तो स्टोरी से रिलेटेड या पैराग्राफ से रिलेटेड किसी से रिलेटेड रहेगा, तो उस स्टोरी या पैराग्राफ को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। और जो वर्ड हार्ड लगे ना उसके आगे और पीछे वाले वर्ड को क्या करना, ध्यान से पढ़ना, उसके आगे और पीछे वाले वर्ड की अकॉर्डिंग जो मेन हार्ड वर्ड है उनका क्या करना है, मीनिंग लेना है, मैं इसका वास्तविक मीनिंग क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट और सेकंड सेम टाइप का रहेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड रहेगा ना हमारा,
वो किससे रिलेटेड रहेगा? या तो हमारा हो सकता है एडवर्टाइजमेंट, या हो सकता है आपका नोटिस, या हो सकता है आपका इन्विटेशन। यानी आपको या तो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, या नोटिस हो सकता है, या इन्विटेशन हो सकता है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि इन्विटेशन से रिलेटेड थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, आपके लिए थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। तो आपको विशेष फोकस करना है कि जो एडवर्टाइजमेंट है और नोटिस है, दोनों में से एक आपके क्वेश्चन में मैच होगा। बाई चांस एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो अथवा में इन्विटेशन हो सकता है, क्वेश्चन में नोटिस आ जाए तो अथवा में इन्विटेशन हो सकता है, क्वेश्चन में इन्विटेशन आ जाए तो अथवा में एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। इसका मीन्स है कि इन दोनों में से क्या रहेगा, एक तो हमारे पेपर में आएगा ही आएगा। तो सबसे प्राथमिकता आप ये देना कि यदि नोटिस आता है तो नोटिस को ही अटेम्प्ट करने की सोचना। यदि नोटिस आता है ना तो नोटिस को ही अटेम्प्ट करने की सोचना अधिक से। यदि मान लो एडवर्टाइजमेंट की आप सोचोगे तो एडवर्टाइजमेंट में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और गलतियां ज़्यादा होगी तो मार्क्स भी कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप इस पर ध्यान रखना, नोटिस पे। नोटिस का मैंने पैटर्न बताया था आपको कि क्या करना है नोटिस में, आपका साथ भी बता देता हूँ मैं। जो मेजर बातें हैं, जो कॉपी चेक करने वाला क्या बात ध्यान रखता है वो ध्यान रखो। एक तो आप क्या करोगे, जो भी कोई प्लेस का नाम लिखोगे या कोई भी संस्था का नाम लिखोगे वो किसमें होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। किसमें लिखोगे आप, कैपिटल लेटर में। यदि आप वहाँ पे कैपिटल लेटर यूज ना करके बीच में क्या करोगे, स्मॉल लेटर यूज करोगे आप, तो वहाँ पे मार्क्स कम होने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या है कि जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखना, मेजर बात यही रखना कि जिस दिन नोटिस, इसका मतलब आपका पेपर है 10 मार्च का, तो 10 मार्च की डेट दे देना। अब आप कहोगे सर 10 मार्च 2025 ये क्या जो मार्च है वो किस में लिखे, कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज ना करके किस में करोगे, स्मॉल लेटर में यूज करोगे। यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करोगे तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जो ये मार्च लिख रहे हो वो किस में आएगा, स्मॉल लेटर में। जो किसी प्लेस का नाम आएगा या किसी इंस्टीट्यूट वो संस्था का नाम आएगा वो कैपिटल लेटर में लिखना। उससे जस्ट नीचे चलेंगे, जैसे मान लो 10 मार्च लिखा, 10 मार्च के बाद में आपको क्या लिखना, नोटिस लिखना। जो नोटिस लिखोगे आप वो भी किसमें होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। और नोटिस के नीचे क्या करना, अंडरलाइन करना। नोटिस के नीचे यानी नोटिस को थोड़ा डार्क कर देना, और नोटिस के जस्ट नीचे लिखोगे आप जो भी हमारी हेडिंग होगी, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, कोई भी टीचर सेलेक्टेड है, कोई भी होगा तो वो क्या है, वो भी कैपिटल लेटर में होगा। और वो भी थोड़ा सा, यदि आपके पास समय एक्स्ट्रा है तो क्या कर देना, आप उसको डार्क कर देना। डार्क से ये रहेगा कि जो चेक करने कॉपी चेक करने वाला है उनकी विशेष नज़र वही रहेगी, नीचे का मैटर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उनकी नज़र में लेस हो जाएगा और उनको क्या बन जाएगा, टॉप बन जाएगा। तो मार्क्स अधिक से अधिक आने की क्या होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में नोटिस करने की ज़्यादा ध्यान रखना। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या रहेगा चौथा क्वेश्चन, चौथा समथिंग लेटर रहेगा बेटा, रिपोर्ट रहेगा। हाँ रिपोर्ट रहेगा समथिंग चौथा, देखो आपके। ठीक है। अब देखो रिपोर्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट में क्या सकता है, हमारा पैराग्राफ हो सकता है। तो ये आपको क्या करना है, आपको बड़े ध्यान से देखना, जो आपको इजी लगे वही आपको क्या करना है, लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई मान लो हमें तो रिपोर्ट आई नहीं और रिपोर्ट में क्या करें, पड़ोस वाला स्टूडेंट ने क्या कर रहा हूँ, वाला रिपोर्ट कर रहा हूँ कि बोला मैं भी रिपोर्ट ही करूँगा, हमें खुद को आई नहीं, पड़ोस वाले की देखने की क्या कर रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक ही करना है कि जैसे आपको क्या आ रहा है उसमें से, पैराग्राफ आ रहा है या रिपोर्ट आ रहा है, वही क्या करना है, लिखना है। और रिपोर्ट ध्यान रखना, अधिकतर जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा कौन से टेंस में लिखी जाएगी, पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होती है, जो घटनाएं हो चुकी है उससे रिलेटेड होती है। यदि आप रिपोर्ट को यदि प्रेजेंट में लिखोगे तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपकी। ठीक है। रही बात पैराग्राफ की, अब पैराग्राफ में हो सकता है कि आपका बहुत सारे पैराग्राफ ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट में लिखा जाता है, बहुत सारे पैराग्राफ ऐसे होते हैं कि पास्ट में लिखे जाते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ ऐसे होते हैं कि वो किसमें लिखेंगे, फ्यूचर में लिखेंगे।
और उन पैराग्राफ में कुछ लाइंस होती है कि प्रेजेंट पास्ट, तो वो आप अपने आप में क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। ऐसा नहीं है हर बात पास्ट में होगी या हर बात फ्यूचर में होगी, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो 2 लाइन है, सबसे ऊपर वाली जो 2 लाइन, उनका विशेष आप ध्यान रखोगे। यदि आप उसका विशेष ध्यान नहीं रखा आपने, वो ठीक से नहीं लिखा, तो स्टार्टिंग के मार्क्स कटने के क्या रहेंगे, चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, या तो लेटर हो सकता है या क्या हो सकता है, जॉब एप्लीकेशन हो सकता है। तो जो लेटर और जॉब एप्लीकेशन, इसका विशेष ये ध्यान रखना कि आपकी यदि मान लो लेटर आ रहा है और भी क्या आ रहा है, जॉब एप्लीकेशन आ रही है, तो आपको क्या करना है कि अधिक से अधिक ये 95% जॉब एप्लीकेशन वाली क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने की सोचा। वो ये बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि लेटर में जो भी लिखा जाएगा, जो भी न्यू लेटर होगा, तो लेटर भी हमेशा क्या होगा, न्यू होगा। लेकिन जॉब एप्लीकेशन में क्या है कि हमारे कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स ही उनको क्या करना पड़ेगा, हम चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है, हमने पढ़ा इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है, और क्वेश्चन पेपर में आ गया इंग्लिश टीचर की ना आगे कोई मैथ्स के टीचर की, या मान लो कोई क्लर्क की आ गया, तो उनमें जो क्वालिफिकेशन होगी समथिंग सेम सी लिखनी पड़ेगी। हमें तो ओनली क्या चेंज करनी पड़ेगी, उसकी पोस्ट चेंज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, उसकी पोस्ट। तो इसलिए जॉब एप्लीकेशन क्या बन जाती है, इजी बन जाती है हमारे लिए। अच्छा, जॉब एप्लीकेशन में इसी का एक पेज में तो क्या लिखोगे आप, जैसे ये हमारा पेज है, तो एक पेज में तो क्या लिखोगे आप, जॉब एप्लीकेशन लिखी। और जो अगला पेज है हमारा, जो अगला पेज है, उसमें जो रिज्यूम होती है या बायोडाटा या करिकुलम्स होता है, वो लिखोगे आप। जिससे हमारे जो लेटर या जॉब एप्लीकेशन कितने पेज की हो जाएगी, 2 पेज की हो जाएगी। तो अधिक से अधिक जो मार्क्स आने के क्या हो जाएंगे, हमारे चांसेस हो जाएंगे। फुल मार्क्स आने के बड़े क्या हो जाएंगे, हमारे पास चांस हो जाएंगे। अब देखो इसमें जो रिज्यूम में या बायोडाटा या करिकुलम्स में लिखने का मेथड्स बता देता हूँ मैं, कैसे लिखोगे आप। सबसे पहले आप जॉब एप्लीकेशन में जो लास्ट में नाम लिखा है, जो लास्ट में नाम लिखोगे, बार लोकेश मोहन जो भी है, वो लास्ट में नाम लिखोगे, तो वो रिज्यूम में क्या लिखोगे, टॉप पे लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे, टॉप पे लिखोगे यहाँ। उसके बाद में आप कैंडिडेट नाम हो गया, फिर उसके बाद में फादर्स नेम आ जाएगा, उसके बाद में मदर्स नेम आ जाएगा, उसके बाद में उसकी डीओपी आ जाएगी, उसके बाद में उसका एड्रेस आ जाएगा। जरूरी नहीं एड्रेस हमारे क्वेश्चन में आए, एड्रेस जो हमारे आस पड़ोस में जो भी खुद का एड्रेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उनकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, क्वालिफिकेशन के बाद में उनकी जो हॉबीज है, इंटरेस्टेड आ जाएगी। फिर उसके बाद में उनका रेफरेंस आ जाएगा। रेफरेंस का मतलब किसी पर्सन का क्या लिख देना, नाम लिख देना। भाई आप किस स्कूल में आए हो, किस कोचिंग में आए हो, तो आप किसके माध्यम से, किसके कहने से यहाँ आए हो, तो क्या करते हैं ना, रेफरेंस का मतलब है किसी भी पर्सन का क्या लिख देना, नाम लिख देना। कोई भी पर्सन अपने साथ वाले का ही नाम लिख देना, कोई फ्रेंड से उसी का नाम लिख देना, तो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। तो ये जॉब एप्लीकेशन कितने में पेज में होनी चाहिए, कम से कम 2 में होगी, और 2 में होगी तो मार्क्स पूरे बनने के क्या रहेंगे, आपके चांस रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या करोगे आप। अब ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके ये ग्रामर पार्ट आ गया पूरा का। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, ये ग्रामर आ गया। अब ग्रामर में बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है ग्रामर में। ठीक है, ये समथिंग 8 नंबर की होगी आपके, हर टॉपिक 2 मार्क्स का होगा। तो देखो ग्रामर पार्ट में क्या करना है कि आपको यहाँ ग्रामर पार्ट में लास्ट तक वेट करना है। ऐसा नहीं कहीं मान लो हमें टाइम कम है तो इनको पहले करने की सोचे, नहीं। ऐसा करोगे तो आपको स्टार्टिंग ग्रामर, क्योंकि इसमें एक वर्ड या तो गलत होगा पूरा का, एक वर्ड की खातिर या पूरा का पूरा आंसर गलत होगा, या क्या होगा, पूरा का पूरा सही होगा। अदर क्वेश्चन में तो क्या है कि हल्की सी मिस्टेक होगी तो उसमें 1/4 मार्क्स लेस होने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी आपके। या तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत होगा, या पूरा का पूरा सही होगा। तो ग्रामर में क्या करना, यदि आपको आते हैं बाई चांस जो फ्रेजल वर्ब्स है,
अधिकतर इनमें से जो 3 क्वेश्चन है ब्रैकेट टाइप के होंगे, तो यह हो जाए नहीं होता है तो लास्ट तक हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं वेट करना कि बाई चांस हमें आ जाए। नहीं आता है बाई चांस तो हमें लास्ट के समय में इनको छोड़ के नहीं आना। लास्ट के समय में क्या करके आना है, इनको छोड़ के नहीं आना है। इनको जो भी हमारा मेथड्स लगता है, जो भी हम हल्का कुछ आता है, उनको क्या करना है, कंप्लीट करके आना। अब आप इनको ग्रामर पार्ट को छोड़ के आ जाओगे तो 8 के 8 नंबर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए ना, इनका विशेष ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन 8 नंबर के बनेंगे, इसमें एक वर्ड लिखोगे पूरा 2 नंबर तक के, यदि कुछ नहीं लिखा तो 2 नंबर लेस हो जाएंगे। ठीक है, इनका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7, 8, 9 इन चारों का क्या रखना, ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, अब जो क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वो हमारा फिर क्या रहेगा, एक मैसेज रहेगा। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पैसेज रहेगा। अब वो जो ऊपर वाली पैसेज आए थे वो तो किसमें आए थे, वो तो अनसीन पैसेज थे। और ये जो पैसेज होगा, नेक्स्ट पैसेज होगा हमारा, वो क्या रहेगा, सीन पैसेज रहेगा। क्या रहेगा हमारा, सीन पैसेज। सीन पैसेज वो रहेगा कि हमारे जो रीडर्स है उन्हीं में से किसी न किसी एक चैप्टर में से कोई एक पैराग्राफ क्या करेगा, उठाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, वो पेपर में आएगा हमारे जगह पे। अब इनमें क्या करना, ये तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा क्योंकि जो पढ़ा हुआ मैटर रहेगा हमारा, ये आपका गलत भी नहीं होगा क्योंकि ये पढ़ा हुआ मैटर होगा। तो इसमें नंबर कटने के रेयर केस है, इसमें नंबर कटेंगे रेयर केस के रूप में कटेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा ना, अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो गया। अब आपको क्वेश्चन आंसर देखो, मैं पूरे क्वेश्चन आंसर के लिए बता देता हूं। जो आपकी पोएट्री पार्ट है, आपके प्रोज पार्ट है, पोएट्री पार्ट है, इन दोनों से रिलेटेड बता देता हूं मैं। ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, आपके बहुत कम आते हैं। तो देखो प्रोज में क्या कैसे करोगे आप अटेंड, प्रोज में आपको या तो क्वेश्चन आंसर आ जाए, ठीक है, अन्यथा क्या करोगे आप, प्रोज में हमारे जो जितने भी चैप्टर है, 8 एक बुक में है और 8 एक बुक में, टोटल मिला के 16 चैप्टर है उसमें। उस 16 चैप्टर में से आपको क्या आनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री आनी चाहिए पूरी की पूरी, भाई उसमें क्या है क्या नहीं है। यदि बाई चांस आपको मान लो उसकी कहानी नहीं आती है, जैसे मान लो उस प्रोज में से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा, हमें चैप्टर ठीक से आता है, कहानी पूरी पढ़ी हुई है लेकिन आंसर नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है कि उस चैप्टर से रिलेटेड क्या लिख के आनी है, थोड़ी सी जितने मार्क्स में पूछता है, जैसे 80 वर्ड्स में पूछता है या 100 वर्ड्स में पूछता है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपको स्टोरी लिख के आनी है। मेजर पार्ट जो थीम्स है वो लिख के आ जाना, उसमें से आपकी क्या बनेगा, 50 से 70% आपके जो मार्क्स है वो सही होने के चांसेस बन जाएंगे। और कैसे आ जाओ आपके पोएट्री पार्ट में। अब पोएट्री पार्ट में क्या होगा, आपके क्वेश्चन के अलावा आपके क्वेश्चन आंसर के अलावा आपके एक स्टेंजा आएगा और समथिंग स्टेंजा 5 नंबर का होगा आपका ये, ठीक है। जैसे आगे वाले क्वेश्चन स्टेंजा के रहेंगे तो वो एक स्टेंजा आएगा, वो कितने नंबर का रहेगा हमारा, 5 नंबर का रहेगा। अब इसमें से सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेंजा को कैसे अटेम्प्ट करोगे आप, क्योंकि आपको कितनी पोएम है, 5 पोएम है, तो 5 पोएमों से आपको कितनी पोएम याद करनी, ओनली 4 पोएम, क्योंकि 4 पोएमों से आपको क्वेश्चन या अथवा में से क्या मिल जाएगा, आपका स्टेंजा मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसमें क्या लिखना है, रेफरेंस लिखना है। क्या लिखोगे, रेफरेंस लिखने का मेथड्स भी मैं बता देता हूँ कैसे लिखोगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, रेफरेंस को यहीं से लिखना स्टार्ट, रेफरेंस लिखा और यहीं से स्टार्ट कर देते हैं लिखना। अब उनको जो चेक करने वालों को ये मालूम नहीं रहता कि रेफरेंस लिखा हुआ कहाँ इसमें, क्योंकि उनको दिखना चाहिए। अब वो लिखा हुआ नहीं है तो उनको मालूम रहता है भाई ये पता नहीं क्या कोई पैसे से नकल किया है क्या किया है, तो यहाँ पे मार्क्स कटने के क्या हो जाएंगे चांसेस। तो आपको क्या करना, जैसे यहाँ पे रेफरेंस लिखा, रेफरेंस के नीचे के 2 बार इधर कर दोगे, आप अंडरलाइन कर दोगे,
और रेफरेंस से नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करोगे आप यहाँ से और लिखोगे क्या, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट पोइम का नाम प्लस पोइट का नाम, इनका ध्यान रखना। इनमें रेफरेंस एक 1 मार्क्स का होता है, तो इसमें क्या पूछता है, वो पोइम का नाम पूछेगा और पोइट का नाम पूछेगा। यदि आपका पोइम का नाम और पोइट का नाम सही हो गया तो आपका स्टेंजा 90% सही होने के पूरे क्या हो जाएंगे, चांसेस हो जाएंगे। अब देखो ये जैसे रेफरेंस 2 या 3 लाइन में कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में 2 या 3 लाइन लिखा, उससे जस्ट नीचे क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं, और तो उसको मालूम ये नहीं चलता कि भाई कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ कहाँ। तो इसलिए जैसे आपने रेफरेंस लिखा 2 या 3 लाइन में, उसके बाद में एक लाइन छोड़ना आपको। अब लाइन छोड़ने के बाद नीचे लिखोगे कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के नीचे भी क्या करोगे आप, थोड़ा सा डार्क कर देना, उनके अंडरलाइन कर देना, और वही जो रेफरेंस में आपने मेथड्स अपनाए वही अपनाओगे। ये लाइन पूरी की पूरी छोड़ना और उसमें नीचे से आप लिखोगे यहाँ, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा आपको, कि जो आपका स्टैंजा है उस स्टैंजा की जो थीम्स क्या है, या थीम्स नहीं आती है तो उस पोएम की जो मेजर लाइंस है, उस पोएम की जो मेजर लाइंस है ना, वो क्या करना आपको लिखना है। भाई मैं मालूम नहीं है भाई इससे स्टैंजा की थीम्स क्या है क्या नहीं है, तो उस पोएम की क्या लिखना हमें मेजर बातें लिखनी है। क्या बात समझ में। अब मेजर बातें लिखोगे तो 2 या 3 लाइन। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेजर लाइन तो हमें लिखना ही नहीं आता, थीम्स तो लिखना ही नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि ये समस्या भी आपके आ रही है तो जो स्टैंजा आएगा, स्टैंजा में से ऊपर वाली लाइन तो लिखोगे नहीं, उससे नीचे वाली लाइन 2 या 3 लाइन लिख देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, थीम्स बन जाएगी। बाई चांस जिसको लिखना ही नहीं आ रहा कि सर हमें तो मालूम ही नहीं पॉइंट क्या है क्या नहीं है, तो आपको ऊपर वाली लाइन तो लिखनी है, उससे नीचे वाली 2 या 2.5 लाइन लिख देना, तो आपका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं लिखना, 2 या 2.5 लाइन लिखनी है इसमें। अब जैसे आपने 2 या 2.5 लाइन लिखी, उसके बाद में आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन, वही मेथड्स अपनाओगे, पूरा का पूरा वही लाइन आपको छोड़नी है। क्या करना है, वही पूरी की पूरी लाइन छोड़नी है आपको, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना भाई, यदि आप बाई चांस कंटिन्यू लिखोगे, रेफरेंस के बाद में डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के बाद में एक्सप्लेनेशन लिखोगे, तो वो क्या होता है, जो हमारा पूरा का पूरा जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, वो पूरा का पूरा एक दूसरे में जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और बाई चांस कॉपी चेक करने वाला जनरल में कॉपी चेक करता, तो उनको ये मालूम नहीं रहता कि एक्सप्लेनेशन लिखा है या नहीं लिखा, तो वो हमारा सही का भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए लाइन छोड़नी है, और छोड़ने से मालूम हो जाएगा अगले लाइन में हमारा एक्सप्लेनेशन लिखा होगा। अब इसमें भी ये मेथड अपनाओगे, ये पूरी की पूरी लाइन छोड़ना, ये तो छोड़ोगी ऊपर वाली, ये भी नहीं, और इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, अब लिखने का इसमें क्या लिखोगे आप, स्टार्टिंग की लाइन बाई चांस जिन बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा भाई क्या लिखे क्या नहीं लिखे, भाई थीम्स लिखना ही नहीं आ रहा, तो 1 या 2 लाइन में बता देता हूँ क्या लिखोगे इनमें। इन दीज लाइन्स the poet says that, ये मेथड लिखोगे आप। यदि बाई चांस वो बच्चे जिनको लिखना ही नहीं आ रहा ऐसा लिखे, तो क्या लिखे, स्टार्टिंग लाइन तो हमारी अच्छी होनी चाहिए भाई, स्टार्टिंग 1-2 लाइन तो अच्छी होनी चाहिए, बट उनको कॉपी चेक करने वाले को अट्रैक्टिव करने के लिए, तो आप ये वाली लाइन लिखो, इन दीज लाइन्स द पोएट सेड दैट। इन लाइन में कवि कहता है, क्या कहता है वो। अब आप क्या करोगे, अपनी लैंग्वेज मन से लिखोगे। बाई चांस वो बच्चे जो मन से भी नहीं लिखना आ रहा उनको, तो आप क्या करोगे, उनमें से जो स्टैंजा है, उस स्टैंजा में से आप लाइनों को अपनी अकॉर्डिंग वो लाइन उठाओगे, फिर पोइट लिखोगे, और अपनी अकॉर्डिंग छोटे छोटे क्या बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे। और ये ध्यान रख लेना, ये कम से कम 5 लाइन में होना चाहिए आपका स्टैंजा, 5 लाइन में स्टैंजा होना चाहिए कम से कम। आप 2 या 2.5 लाइन का स्टैंजा बनाओगे आप, तो आपकी जो वीकनेस है वो यहाँ पे तुरंत लाइन में आ जाएगी। आप अच्छा लॉन्ग बनाओगे तो मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहेंगे आपके। तो कम से कम कितनी लाइन में होना चाहिए एक्सप्लेनेशन, 5 लाइन में होना चाहिए, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तब जाके आपके 5 में से 5 नंबर आने के चांसेस रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, वो देखो, जो
लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा हमारा, और ऑब्जेक्टिव टाइप में नीचे कंटिन्यू क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। अब आपको ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके क्वेश्चन रहेंगे, उनके नीचे क्या रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी डी। अब ए बी सी डी इनमें से क्या रहेंगे, ये अधिकतर आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे वो किससे रिलेटेड रहेंगे, आपके या तो जो आपकी कोई भी चैप्टर होगा उस चैप्टर में हीरो कौन है, या इस चैप्टर का मेजर पार्ट रोल अदा कौन कर रहा है, जो मेजर रोल अदा कौन कर रहा है, ये उनसे रिलेटेड नाम पूछेगा डायरेक्टली। या मान लो उस हीरो की एज कितनी है, या उसका जो मेन वर्क क्या है वो रहेगा। तो इनका विशेष ध्यान रखना। ये मैंने बताया ना, लास्ट तक इनमें भी लास्ट तक जाना नहीं आता है तो जल्दबाजी बढ़ने की कोशिश मत करना, गलतियां मत करना। यदि यहाँ पे गलती करोगे 1 मार्क्स का होता है, यदि यहाँ पे आप गलती करोगे तो ये 1 मार्क्स पूरा का पूरा जाने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे आपके। अच्छा, बाई चांस आपको मान लो ये आंसर नहीं आ रहा है, बाई चांस आपको ये आंसर नहीं आ रहा तो आपको आंसर तुक्का भी मार लो, तो तुक्का यहाँ मारना बी और सी में मारना अधिकतर। ध्यान रखना, यदि आपको जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है इनमें, तो बी एंड सी का विशेष ध्यान रखना आपको। यदि बी एंड सी का विशेष ध्यान रखोगे तो ही बेटर होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि ए और डी बहुत ही कम रेयर केस होते हैं, क्योंकि बी और सी में से अधिकतर क्या मिलते हैं, हमारे आंसर मिलते हैं। तो कहीं भी मान लो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना, बी एंड सी में से ही लेना है। ऐसा नहीं भाई मान लो किसी अदर ऑप्शन डी में ले रहे हैं, ए में ले रहे हैं, हम छोड़ के आओगे तो पूरा का पूरा आपको ही नुकसान है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पूरा क्या रहेगा, आपके सामने पेपर रहेगा। आपको बिल्कुल घबराना है ही नहीं, बिल्कुल भी आपको पेपर आराम से अटेम्प्ट करना है। और लास्ट के समय सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपके पास जैसे मान लो 3 घंटे हो गए, तो 3 घंटे के बाद में आपकी जो 15 मिनट बचेगी ना, उस 15 मिनट में आप क्या करोगे, एक बार अपनी जो कॉपी उठाओगे और पेपर उठाओगे और उसमें से 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैच करवाओगे कि बाई चांस मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो पेपर का ये है या नहीं है। यदि मान लो बाई चांस आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हो आप और क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हो और फर्स्ट का आंसर सेकंड में कर रहे हो, सेकंड का आंसर फर्स्ट कर रहे हो, तो वहां पे 0 नंबर आ जाएंगे आपका कितना ही सही आंसर हो वहां पे पूरा का पूरा 0 नंबर कर देगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि पेपर सामने रखना है और पेपर में अपनी कॉपी के एक एक क्वेश्चन को टिक करना है कि ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में वास्तव में फर्स्ट वाला ही लिखा है या दूसरा लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 वास्तव में क्या 2 है या नहीं है। इस प्रकार जो पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे मैच करवाओगे। यदि कोई क्वेश्चन छूट जाता है, बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसको क्या करोगे आप, शॉर्ट टाइम में कम समय में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोचना। बाई चांस कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको भी 2-4 लाइन लिखने में क्या करना, मदद करना। अन्यथा बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आपके 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है और यदि वो छूट गया तो आपके वहां 0 ही मिलेंगे। यदि 4 नंबर का आपने 2 लाइन या 1.5 लाइन भी लिख दी तो हाफ मार्क्स बनने के 90% चांसेस होते हैं। इसका ध्यान रखना विशेष तौर पे आप, ठीक है। और कोई हार्ड पेपर आएगा नहीं, बड़ा इजी आएगा, बहुत इजी आएगा आराम से।